हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम सेट्स के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के हम पहले दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन जो उसके 6 डिफरेंट पार्ट्स थे और वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो सभी जो हैं वो बेसिकली एज ए रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बार हैं वो यूज़ हो सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बार आपको वो जो है वो क्वेश्चंस में हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ में पता नहीं कहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है। और जितना भी इस चैप्टर का सारा बेसिक है तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस एग्जाम्पल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको वो सब कुछ क्लियर है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर आपको सभी एक्सरसाइजेज अच्छे से क्लियर हैं तब आप मिसलेनियस बहुत अच्छे से कर पाओगे और आपको ये पता भी लगेगा कि हमारी जो प्रेपरेशन है वो किस अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आप कह लो। वैसे भी मिसलेनियस के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, अब ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में जो भी फंडे यूज़ होने वाले हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो ये दिखाने का पर्पस यही है कि आपको पता रहता है कि मैं आपके लिए कितने एफर्ट्स कर रहा हूँ, ताकि देखो हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैं किसी भी चैप्टर के ऊपर पहले काम करता हूँ, पूरा चैप्टर से गो थ्रू होता हूँ, उसके बाद मतलब कोई भी माइंड मैप देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चैप्टर के बारे में एग्जैक्टली पता लग सके कि क्या क्या करने वाले हैं। तो ये जो भी मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखी हैं, जैसे अगर दो सेट्स इक्वल हैं वो तभी पॉसिबल है अगर ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए है। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, मैंने को बहुत बार बताया और ये टेक्निक तो आपको पता ही है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने यूज़ की थी कि अगर किसी को सबसेट प्रूव करवाना है तो एक एलिमेंट ले लो कोई भी, उसको दूसरे सेट में पहुँचा दो तो वो उसका सबसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी सी बी टू बी सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी and A intersection B is equal to A intersection C, show that B is equal to C। तो हमें ये प्रूव करवाना है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। ठीक है, अगर हम गिवन की बात करें तो हमें क्या क्या गिवन है, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। ये दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, यूनियन और इंटरसेक्शन के। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है B इज इक्वल टू C। और मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि अगर दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो तो हमें ये कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ देखो, वी यूज़ दिस टेक्निक टू प्रूव दैट टू सेट्स आर इक्वल इन मिसलेनियस एक्सरसाइज। मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो जस्ट आपके नोट्स के लिए मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिखा है कि हम B को सबसेट प्रूव करवाएंगे C का और C को सबसेट प्रूव करवाएंगे B का। अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो B और C आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो सबसे पहले B सबसेट ऑफ C की बात करेंगे और इसमें हम ये वाली टेक्निक का यूज़ करेंगे। कोई भी एक एलिमेंट हम B से उठाएंगे, उसको हम किसी तरह से C में लेके जाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं लेट X बिलोंग्स टू B। कोई भी एक एलिमेंट मान लिया जो कि B को बिलोंग करता है। ठीक है, अब आपको पता है इस गिवन की हम हेल्प लेंगे। अगर X बिलोंग्स टू B है तो विच एम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर कोई भी एक एलिमेंट जो है मतलब किसी सेट में है, मान लो वो B में है। देखो जैसे अगर मैं बात करूं B की, ठीक है 1, 2 और मान लो A कोई सेट है 1, 2, 3। तो अगर 1 जो है वो B को बिलोंग कर रहा है तो इनकी यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1। चलो ऐसा करो, इसको 1, 2 मत लिखो, इसको लिख लो 3, 4। तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ध्यान से देखो अगर 1 B में है तो 1 यूनियन में भी चला गया। तो ये एक मतलब कि बिल्कुल सही बात लिखी है कि अगर X B में है तो X यूनियन में पक्का जाएगा। ठीक है, यूनियन का मतलब यही होता है चाहे वो A में हो, चाहे वो B में हो, चाहे वो दोनों में हो। अब आपको पता है नाउ A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ये हमें गिवन है। तो विच एम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन दो हिस्सों में बट जाएगा।
वो क्यों बटेगा, उसके पीछे रीज़न है यूनियन की डेफिनेशन। देखो यूनियन की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली बच्चे यूनियन ये सीखते हैं, ये वाला पार्ट नहीं सीखते वो, बट मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट सीखना जरूरी है क्योंकि ये मिसलेनियस में हमें काम आएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है कि एक्स ए में हो और एक्स बी में हो, मतलब चाहे वो एक्स ए में हो, चाहे वो दोनों बी में हो, चाहे दोनों में हो। देखो कि कोई भी ऑप्शन हो सकती है, वो ए में अकेले भी हो सकता है, वो बी में भी हो सकता है अकेले, वो दोनों में भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिंस मैं लिख देता हूँ सिंस x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी विच एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। तो ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन है यूनियन की, ये आपको पता है। अब ये हो सकता है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि दोनों में भी हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, मतलब कुछ कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसको हम कैसे डील करेंगे, अब देखो समझने की कोशिश करो। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बी से चले थे सी में पहुंच गए तो सबसेट बन गया। देखो ऐसी बात नहीं है, ये केस बनेगा, बट ये भी केस हो सकता है कि एक्स अकेला ए में हो, वो सी में हो ही ना, क्योंकि ये चीज़ हुई ना कि यूनियन में कोई भी एलिमेंट आ सकता है, वो चाहे अकेला ए का पार्ट हो, चाहे अकेला सी का, चाहे दोनों का। तो इसलिए हमें सभी केस को डिस्कस करना पड़ेगा। तो केस वन क्या लेंगे हम, केस वन लेंगे लेट x बिलोंग्स टू ए। हम सबसे बेकार केस लेते हैं, x बिलोंग्स टू ए, मतलब x सी में नहीं है, x ए में है, ये मान लेते हैं हम कि x ए में है। अब सिंस x आल्सो बिलोंग्स टू बी, x b को बिलोंग करता है, हमने ये मान के चला है। अब x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ये डेफिनेशन याद करो इंटरसेक्शन की, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। इसको लिखता हूँ विच एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अब x a में भी है एंड x b में भी है, विच एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। देखो समझने की कोशिश करो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स। x a में भी है b में भी है, मतलब दोनों में कॉमन है, तो वो इंटरसेक्शन में होगा। बट आपको पता है कि इंटरसेक्शन जो है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर और था, इसलिए सारी प्रॉब्लम खड़ी होगी, यहाँ पर एंड आ गया। एंड का मतलब है कि x a में भी है एंड c में भी है, ठीक है। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू b विच एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c। तो मैं b से चला था और मैं c तक पहुंच गया, ये श्योर बात है कि x बिलोंग्स टू c है। तो विच एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूं कि b इज सबसेट ऑफ c। तो ये हमारा एक केस हो गया कि जो b है वो सबसेट ऑफ c है। देखो हम यहाँ पर पहुँचे थे, मेन सिनेरियो हमारा यहाँ था कि x यूनियन में पहुँच गया a यूनियन c में। अगर मैं ये वाला केस लेके चलूँ कि अगर ये वाला ट्रू है तो उससे भी हम c तक पहुँच गए, ठीक है। अब ये वाला केस तो डायरेक्ट ही है कि अगर x डायरेक्टली c को बिलोंग कर रहा है, वो आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। अब देखो केस वन ये आपके सामने है, केस टू आपके सामने है कि अगर x c को ही बिलोंग कर रहा है तो फिर तो हमारा काम बन ही गया, b से स्टार्ट से c में पहुंच गए। तो ये तो मैंने को पहले ही बताया कि ये केस तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। a में हमने मतलब कि थोड़ा सा झोल झाल था, तो a को भी हमने c में किसी तरह से वो ला दिया गिवन की हेल्प से। तो देयरफॉर इन ईच केस एज x बिलोंग्स टू b which implies x belongs to c, therefore every element of b is present in c, ठीक है। therefore b is subset of c। तो ये हमने पहला जो पार्ट है वो प्रूव कर लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें C से B में जाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू C। तो y में हमने कोई एलिमेंट मान लिया, तो सेम वही कहानी है, हमें बस उसको रिपीट करना है। तो क्या है, अगर y C में है तो विच एम्प्लाइज y उसकी यूनियन में भी होगा। अगर वो C में है तो पक्का वो यूनियन में जाएगा। आपको पता है यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है, और आपको पता है कि A यूनियन C और A यूनियन B आपस में क्या है,
इक्वल, ये हमें गिवन है। तो विच एम्प्लाइज y बिलोंग्स टू A यूनियन B। ठीक है, अब यहाँ पर यूनियन की फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब ये जो हमारा उनकी पार्ट है ना वो जल्दी बहुत होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सिर्फ और की वजह से ये हमें केस 1 केस 2 वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर वही बात है, अगर y बिलोंग्स टू C या y B में पहुँच चुका है तो हमारा सबसेट जो है ये क्लियर है यहाँ पर। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो इसको हमें सॉल्व करना आता है। तो सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू A, y A को बिलोंग कर रहा है। अगर y A को बिलोंग कर रहा है तो विच एम्प्लाइज आल्सो y जो है वो C को भी बिलोंग कर रहा है। अब दोनों में है तो विच एम्प्लाइज y उनकी इंटरसेक्शन में जूर होगा। बट आपको पता है कि A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ये भी हमें गिवन है। तो विच एम्प्लाइज y कहाँ पर पहुँच गया, A इंटरसेक्शन B में। देयरफॉर y कहाँ पर पहुँच गया, A में एंड B में, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब वही है, इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आ सकता है जो दोनों में होगा। मतलब वो A में भी होगा, मतलब वो B में भी होगा, और मुझे B से ही मतलब है। सिंस y बिलोंग्स टू C विच एम्प्लाइज y बिलोंग्स टू B, देयरफॉर C जो है वो सबसेट बन गया B का। इस फर्स्ट केस में वो बन गया। सेकंड केस तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे जो फॉर्मेलिटी है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये वही फॉर्मेलिटी है जो अभी अभी हमने फर्स्ट पार्ट में भी की थी कि y जो है वो C से B में आ गया। ठीक है, इस केस में C में था, डायरेक्टली B में आ गया तो वो सबसेट बन गया। तो एवरी केस में, मतलब हर एक केस में C जो है, C का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट है, मतलब C सबसेट ऑफ B है। फ्रॉम वन B इज सबसेट ऑफ C। ठीक है, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू C। इन दोनों से हम मतलब कि बोल सकते हैं कि जो B है वो B जो है वो C के इक्वल है, यूजिंग 1 एंड 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। एक बार जल्दी से इसका रिकॉल करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था। रिकॉल से मेरा मतलब है कि ये क्वेश्चन कई बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। तो देखो हमने ये प्रूव करवाना था, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना। हमने B से स्टार्ट किया, तो B में कोई एलिमेंट मान लिया, वो यूनियन में गया, यूनियन में जा सकता है, यूनियन से वो इसके इक्वल है तो A यूनियन C में गया। अब जैसे ही वो A यूनियन C में गया, वो या तो A में होगा या C में होगा। हमने मान लिया चलो वो A में है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे फेवर में है, ये केस तो हमारे फेवर में है, हमने मान लिया कि चलो जी वो A में है। अगर वो A में है तो वो B में तो पहले से ही है, मतलब वो इंटरसेक्शन में है। अगर वो इंटरसेक्शन में और ये इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, तो यहाँ से वो A इंटरसेक्शन C में आया, मतलब वो C में भी आ गया। तो इस तरह से B जो है हर केस में C का सबसेट बन गया। अब सेम वही केस मैंने C के लिए भी किया। मैंने Y कोई एलिमेंट मान लिया C में, वो यूनियन में चला गया, यूनियन से वो A यूनियन B में गया। जैसे ही Y A यूनियन B में गया तो Y A या B को बिलोंग करेगा। अब B वाला केस तो हमारे फेवर में है, हमने A को मान लिया। अब Y A में या Y C में है, मतलब वो इंटरसेक्शन में है। अब C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, तो इस तरह से Y जो है वो हमारा B में पहुंच गया। अब जैसे ही वो B में पहुंचा, मतलब उसका सबसेट है। तो इस तरह से हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास B इज इक्वल टू C आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अब मुझे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं वहाँ पर भी आपका हमेशा जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अब सेम वे से इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि बच्चों को इसकी स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आती। ठीक है, वैसे भी सेट्स चैप्टर ना जितना ईजी पहले लगता है, वो मिसलेनियस में मतलब कि आके बच्चों को उतना ही मुश्किल लगता है। आप क्वेश्चंस की डिफिकल्टी का लेवल भी देख सकते हो। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक्स स्ट्रांग रखो। ठीक है, तो शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। A सबसेट ऑफ B, A माइनस B इज इक्वल टू 5, A यूनियन B इज इक्वल टू B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। तो इसका मतलब क्या है
क्योंकि इसमें मैं शो तो कुछ करना नहीं है, मतलब ये बोला गया कि इक्विवेलेंट प्रूव करो कि ये कंडीशंस इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये सभी कंडीशंस एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं। मतलब ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये भी एक रिजल्ट ही बन जाएगा कि जो भी चारों बातें लिखी गई हैं इन सब का मतलब एक ही है। इसका मतलब बस यही है। तो मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिखा है, इसका मतलब और कुछ नहीं है कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। मगर जब भी आप अपने नोट्स खोलोगे आपको पता होगा कि अपने क्वेश्चन में करना क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता क्वेश्चन में हमें करना क्या है या पूछा क्या गया, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि इन सब का मतलब एक ही है, कि वो ये बोल रहे हैं कि ये सभी स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल ना हो के भी इक्वल है, मतलब दोनों सब अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं बट सबका मतलब क्या है, सेम। अब देखो कुछ बातें ना मैंने पहले से लिखी हुई हैं, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपको पता है ये मेरा माइंड मैप है ऑपरेशन ऑन सेट्स का, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट ऑन सेट्स का ध्यान से देखो, मैं लिखा हुआ है इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होता है। ए सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है। तो ये सब बातें पहले से ही लिख चुका हूँ, और ये सब बातें दिखाने का लिखवाने का पर्पस यही है कि आपको किसी पॉइंट पे ये ना लगे कि सर हमने पहले कुछ और पढ़ा था, मिसलेनियस में कुछ और ही क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मेरा मोटिव हमेशा से यही होता है कि मैं आपको पहले ही मिसलेनियस के लिए रेडी करके रखूँ, ठीक है। अब इसको ना और अच्छे समझने के लिए देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो इसको मैं थ्योरेटिकली पहले जिस तरह से करना है आपको करवा देता हूँ, बट वो आपको समझ में नहीं आएगा। बट एक बार अगर मैं इसको एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा आपको, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो कैसे करते हैं, तो लेट कोई सेट ले लेते हैं, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब आपको पता है सिंस एवरी element of A is present in B, therefore A is subset of B। तो पहला पार्ट हो गया ना हमारा, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के दो सेट ऐसे लिए हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये है कि A माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब उसको भी देख लेते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, A माइनस बी, A कितना है 1 2, बी कितना है 1 2 3। और अगर आपने डिफरेंस मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि इसको माइनस करना है, मतलब इसको 1 को 1 दोनों में छोड़ दो, 2 दोनों में छोड़ दो, मतलब ए में कुछ बचा ही नहीं। और अगर ए में कुछ नहीं बचा तो कितना आंसर आएगा 5, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि ए जो है वो सबसेट था बी का। अगर देखो, अगर आप कोई और एग्जाम्पल ले लो, ऐसे मान लो कोई और एग्जाम्पल ले लो 1 2 3 4, और बी कोई सेट ले लो 3 4। अब क्लियरली यहाँ पर ए सबसेट नहीं है बी का, तो अगर आप ए माइनस बी करोगे तो सिर्फ 1 2 बचेगा। तो ये तभी पॉसिबल है अगर ये इसका सबसेट है। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। उन्होंने बोला ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी करके देखना एक बार, ए यूनियन बी, ए कितना है 1 2, बी कितना है 1 2 3। यूनियन क्या कहती है, यूनियन कहती है कि चाहे वो एलिमेंट ए में हो चाहे वो बी में, मतलब दो मतलब कि देखो ए दोनों में है, 1 दोनों में है, एक ही बार लिखेंगे, 2 दोनों में एक ही बार लिखेंगे, 3। तो ये क्या है, तो बी है ना। और वैसे भी ये हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज़ में किया था। यूनियन की प्रॉपर्टीज़ मैंने वो करवाया था, कहाँ है ये रही, देखो ए यूनियन 5, मतलब जब स्कैटक्यूफ छोटा होता है तो उसका बड़ा सेट आंसर आता है, और सेम इंटरसेक्शन में छोटा सेट आंसर आता है। तो वो बात मैं आपको करके, अब यहाँ पर बी बड़ा सेट है ना, तो यूनियन का आंसर हमेशा बड़ा ही आएगा। अब सेम वे से इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी सॉरी जो लास्ट पार्ट है उसको देख लो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इतना है, बी कितना है 1 2 3। कॉमन पोर्शन क्या है 1 और 2, और ये क्या है ए। तो यही तो मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, देखो ये सभी चीज़ें तभी पॉसिबल है अगर ए सबसेट ऑफ बी है। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये जस्ट आपको ये दिखाने के लिए है एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है। अब आप इसको जब देख पाए हो, अब जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको इसको अच्छे से फील भी होगा। ऐसा करते हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे मतलब कि जो है वो डिस्कस कर लेते हैं।
अब देखो इसको थ्योरेटिकली भी हमें प्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम्पल से हमारी बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो देखो अब ये प्रूव करवाना है हमें कि 1 जो है वो 2 का मतलब कि सेम थिंग है, इसको इक्विवेलेंट मतलब इसको हम थ्योरेटिकली लिखेंगे कैसे, देखो मैं को समझाने की कोशिश करूँगा एक एक बात। तो लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, मान लेते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए। इससे ना आपकी क्लैरिटी बहुत इंक्रीज होगी टॉपिक की। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, ये बात तो आप मानते हो कि ए का हर एक एलिमेंट, और साथ साथ में ये भी देखते जाओ ए का हर एक एलिमेंट बी में है, ठीक है। अब हमें ये दिखाना है ए माइनस बी। अब आपको पता है देखो डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाता हूं यहां पर, वी नो, लिख देते हैं वी नो डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी सेज all elements of A which does not belongs to B। मतलब समझ रहे हो, A माइनस बी का मतलब ये है कि A के वो सारे एलिमेंट जो B को बिलोंग नहीं करते। A के वो अगर मैं आपको A माइनस बी मतलब चलो कोई और लिख के दिखाता हूँ, मान लो A कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 2 3, तो ए माइनस बी कितना आएगा, 2 और 3 एलिमिनेट कर दो, सिर्फ 1 वो एलिमेंट है जो बी को बिलोंग नहीं करता। तो ए के वो सारे एलिमेंट जो बी को बिलोंग नहीं करते, बट यहां पर हमने क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि देखो हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिला ही नहीं। a माइनस बी की डेफिनेशन कहती है कि a के वो सारे एलिमेंट लिख दो जो b को बिलोंग नहीं करते, बट आपको पता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ a बिलोंग्स टू b एज, ऐसे लिख लो a इज सबसेट ऑफ b, क्योंकि a सबसेट है b का, तो a में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो b को बिलोंग नहीं करता, आप देख भी सकते हो। तो इसलिए इसकी मतलब कि माइनस जो है, सब्ट्रैक्शन जो है वो कितनी आएगी 5। ये सब कुछ आपको लिखना आना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। अब सेम वे से अब नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि सेकंड का मतलब है थर्ड, कि सेकंड और थर्ड में भी कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो बातें ही हैं, देखो सब सेकंड पार्ट है ना, तो लेट a माइनस बी इज इक्वल टू 5, यहाँ से स्टार्ट होंगे। अब इसका मतलब क्या है, विच एम्प्लाइज a इज सबसेट ऑफ b, ये हमने समझ लिया है। a माइनस बी अगर 5 है तो a सबसेट ऑफ b है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आपको पता है a इज सबसेट ऑफ b, देयरफॉर वही बातें रिपीट ही करूँगा, एवरी एलिमेंट ऑफ a इज प्रेजेंट इन b, ठीक है। अब आपको पता है बाय डेफिनेशन, ये आपके लिखता हूं, वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो ये आपकी ए यूनियन बी की डेफिनेशन है, चेक करो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कॉमन एलिमेंट रिटन ओनली वंस, तो ये डेफिनेशन है ना, बट बी कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, बी जो है वो सारे एलिमेंट कंटेन करता है एज ए इज सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर उसकी यूनियन का आंसर हमेशा बी ही होगा। देखो यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसको फील करके देखो, यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है जो बी में है, या कॉमन जो है उसको एक ही बार लिखेंगे, जैसे 1 दोनों में एक बार लिख लिया, 2 दोनों में एक बार लिख लिया, 3 बी में है, तो ये आंसर आएगा ना। तो मैंने वही लिखा है, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं और ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, बड़ा सेट। और वैसे भी ये मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी समझा चुका हूँ, जहाँ पर हमने यूनियन को किया था। तो इस तरह से ये जस्ट लिखने का तरीका है, ये लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट टीचर्स की डिफरेंट अप्रोच भी हो सकती है। तो जो मुझे लग रहा है बेस्ट, मैं आपको वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली मुझे लैंग्वेज मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको कभी ये ना लगे, मैं सीधा लिख सकता हूँ कि सिंस ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी का आंसर हमेशा बी ही आएगा।
लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पर मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था। तो ये आपके ऊपर है कि आपको पेपर में लिखना कितना है। मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सेम वे से थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात कर, थर्ड का मतलब फोर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर ए यूनियन बी का आंसर बी आ रहा है, देयरफॉर आपको पता है इसका मतलब है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ये हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, ये हम बेसिक में भी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फिर से वही घिसी पिटी कहानी हमारी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। अब फिर से मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। अब देखो आपकी डेफिनेशन कहती है ए इंटरसेक्शन बी की कि कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, बट जो कॉमन की बट बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा ए। ये कैसे लिखा मैंने, देखो अगर बी जो है, इसको फील करके देखो, बी जो है वो ए के सारे एलिमेंट कंटेन करता है, ठीक है। चाहे ऐसा करो, ए को लिख लो 1 से लेके 10 तक, बी को लिख लो 1 से लेके 11 तक, ठीक है। अब क्लियरली ए सबसेट है बी का। अब अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, क्योंकि बी जो है वो ए के सारे एलिमेंट कंटेन करता है, तो कॉमन तो वही आएंगे ना 1 से लेके 10 तक, मतलब इसका आंसर तो हमेशा ए ही आएगा, छोटा सेट ही आएगा ना जो उसका सबसेट है। तो इस तरह से हमने देखो कुछ बच्चे सोचते हैं कि फोर्थ को 1 से भी करना पड़ेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि इसका मतलब सेम है, ये बोथ वेज काम करता है। अगर ये पार्ट लिखा है, देखो इसको रिजल्ट को मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, पहले आपको बता दिया था मैंने कि अगर ये सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमेशा ए ही आएगा। तो अगर ये ट्रू है तो थर्ड ट्रू है, अगर थर्ड ट्रू है तो ये वाला ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ए सबसेट ऑफ बी। तो मैंने सभी में यही लिखा है। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। देखो ये सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है ये सभी का मतलब सेम है, ये सभी इक्विवेलेंट ही हैं, ठीक है। अब क्योंकि ए सबसेट है बी का, इसको लिखना भी आना चाहिए ना आपको, फील तो मैंने आपको करवाई दिया था। ए सबसेट है, इसका मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। और डेफिनेशन जो ए माइनस बी की है वो कहती है कि एलिमेंट्स ए के लिखने हैं जो बी का पार्ट नहीं है। तो ए के तो सारे एलिमेंट बी में हैं ही हैं, इसका मतलब उसमें कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि ए छोटा सेट है, ठीक है। तो इसलिए इसका 5 आ गया। अब सेकंड और थर्ड की बात करते हैं। आपको पता है अगर a माइनस बी 5 है, इसका मतलब a जो है वो सबसेट है बी का, इसको आप याद रखोगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि a का हर एक एलिमेंट b में प्रेजेंट है। और आपको पता है कि a यूनियन b की डेफिनेशन क्या कहती है कि चाहे एलिमेंट a में हो चाहे b में, चाहे दोनों में। अब क्योंकि a छोटा है b से, तो बेसिकली देखा जाए तो b ही आंसर आएगा, मतलब b सारे एलिमेंट कंटेन करता है, वही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमेशा b आएगा। सेम वे से यहाँ पर भी है, क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब यही है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि यूनियन का आंसर बी आ रहा है, इसका मतलब ए सबसेट है, उसी में कंटेन हो गया ये, ठीक है। तो ए सबसेट है बी का, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। और डेफिनेशन क्या कहती है, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन तो वही होंगे ना जो ए, मतलब देखो जो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसको ऐसे फिर से देख लो। अगर मैं यहाँ पर इसकी इंटरसेक्शन करूँ तो 1 से लेकर 10 तक ही आएंगे ना, क्योंकि कॉमन तो वही है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमेशा छोटा सेट मतलब ए ही आएगा। आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ही केस स्टडी के या एमसीक्यूज वगैरह निकल सकते हैं। तो अगर आप चीज़ों को इनको पढ़ लोगे, एक बार आपको लगेगा कि मुश्किल है, बट एक बार पढ़ लोगे ना, तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, तब आप बड़ी ही आसानी से इसका जो है वो आंसर कर पाओगे। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भेज सकते हो। मैं हमेशा आपकी क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब ये क्वेश्चन भी करवाने को मैं एक लाइन में करवा सकता हूँ, बट इसको समझाने में मुझे, मतलब मेरी आदत है कि मैं आपको पूरी अच्छे से इसको फील करवाऊँगा। और ये कुछ पार्ट तो इसका हम क्वेश्चन सेकंड के, इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन सेकंड के 6th पार्ट में इसको फील कर चुके हैं। पहले हमेशा की तरह आपको बता देता हूँ
कि हमें किसी को सबसेट प्रूव करवाना है, उसका एक ही तरीका है, उसमें एक एलिमेंट ले लो, उसको किसी तरह से दूसरे सेट में ले जाओ, ठीक है। तो वही फंडा हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले गिवन को लिखो। गिवन क्या है हमें, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। हमें प्रूव क्या करवाना है, टू प्रूव, ये लिख लिया करो ना। फिर ऐसे क्वेश्चन ऐसे मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन देखोगे तो लगेगा छोटा सा है, बट इसको प्रूव करवाने में आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, मतलब हमें नहीं पता कहाँ से कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कैलकुलेशन शुरू कर देंगे वो खत्म हो जाएगी, कोई फॉर्मूला भी नहीं है। ये जस्ट आपका दिमाग है कि आपने सेट्स को कितने अच्छे से पढ़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें यहाँ पर कोई एलिमेंट कंसिडर करना है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। अब इस एक्स को मैं, अब टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये हमारा टारगेट है कि एक्स किसी तरह से सी माइनस ए में पहुँच जाए। अब सी माइनस ए में पहुँचने से पहले या सी माइनस बी में होने से पहले आपको माइनस की, डिफरेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर से हमारी सेट बिल्डर फॉर्म काम आएगी जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था। इसका मतलब ये है कि एक्स ए में हो बट बी में ना हो, मतलब पिछले में ना हो, ठीक है। तो लिख देते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, इसका मतलब ये है एक्स बिलोंग करता है सी को एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब सी के वो एलिमेंट जो बी का पार्ट नहीं है। यही डेफिनेशन होती है, सी का वो एलिमेंट जो बी का पार्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूँगा, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट है बट इसको समझाने मुझे काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे। तो याद करो आपके क्वेश्चन सेकंड का 6th पार्ट। अब उसमें बेसिकली है क्या था, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या था कि अगर ए सबसेट ऑफ बी, आप चेक करो ना एनसीईआरटी में, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, तो विच एम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ये है। इसको मैं बहुत सिंपल सी चीज़ में समझा सकता हूँ आपको। एक तो एग्जांपल लेके समझा दूंगा आप, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ लो, ए सबसेट ऑफ बी है, जो ये ए है ये बी है, तो बी के अंदर ए होगी, ए जो है ए का हर एक एलिमेंट बी में है, ऐसे लिखेंगे। अब कोई एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो बी को बिलोंग नहीं करता, वो बाहर है ना। इफ एलिमेंट इज लाई आउटसाइड दी, मतलब कि दिस सर्कल, तो इसका मतलब एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा। और अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा, क्या आप कह सकते हो कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं, एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो यहीं पर हमारी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा करके मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स के लिए आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे जस्ट आपको समझाने के लिए, आपको फील देने के लिए, कि अगर A12 है B123, ये कैसे लिख लिया, यहाँ पर गिवन है कि A सबसेट ऑफ B। अगर A सबसेट है मतलब A जो है वो B के अंदर है, और अगर A B के अंदर है मतलब A छोटा सेट है B बड़ा सेट है। तो क्लियरली 4 B को बिलोंग नहीं कर रहा, तो 4 A को बिलोंग कर रहा है? नहीं, क्लियर सी बात है। और इसको डायग्राम से भी समझ के देख लो, A B के अंदर है, ये सबसेट ऑफ B है, ठीक है। अब X कोई एलिमेंट बाहर है, वो B को बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्लियरली X जो है वो A को बिलोंग नहीं करेगा। अब जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है यहाँ पर जस्ट लिख के दिखाता हूँ, वो आपके पेपर के लिए, आप पेपर में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ये जस्ट आपको फील देने के लिए। अब देखो ये जस्ट आपके समझने के लिए लिखा है, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, और क्लियरली ए स्मॉलर है बी बिगर है, जस्ट जो मर्जी लिख लो, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट जो बिगर सेट को बिलोंग ही नहीं करता, जैसे एक्स यहाँ पर बिगर सेट को बिलोंग ही नहीं करता, वो छोटे सेट में होने का सवाल ही नहीं है। छोटे सेट से मेरा मतलब ये है कि ए सबसेट है बी का, ए छोटा सेट है, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि अगर एक्स बी में नहीं है, विच एम्प्लाइज एक्स जो है वो सी में तो है, एंड एक्स जो है वो ए में भी नहीं है, एज ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर हम ये एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ए सबसेट है, तो अगर बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो वो ए को बिलोंग भी नहीं करेगा। और ये किसकी डेफिनेशन है, देखो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी से मैंने क्या लिखा कि एक्स सी को बिलोंग करता है बट बी को नहीं, तो इससे क्या लिखेंगे, विच एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो सी माइनस ए पर पहुँच गए, तो ये 1 है ये 2 है, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 every element of C minus B is present in C minus A, which implies C minus B is subset of C minus A। और यही हमें प्रूव करना था, और हमने बहुत ईजिली इसको फील करके प्रूव किया। देखो क्रैमिंग करनी हो तो इसको कर सकते हो,
मैं जस्ट यहीं पर ले देता कि एक्स बी में नहीं है तो ए में भी नहीं है, बात खत्म होगी। बट हमें क्रैम नहीं करना, हमें ऐसे क्वेश्चंस को समझना है, उसको फील करना है। और मेरी मतलब कि जो मतलब कि अंदर से गट फीलिंग है वो यही कहती है कि मैं आपको अच्छे से यहाँ पर आपको समझा पाया हूँ। दोबारा से बता देता हूँ, हमने देखो सबसे पहले अपने मन में ना एक माइंड मैप बना लिया करो। मैप क्या बना कि हमें इसको ये प्रूव करवाना है, तो मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लिया। डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अब यहाँ पर जो भी मैंने आपको समझाने के लिखा है, अगर देखो ए सबसेट है बी का, अगर ये लाइन ना लिखी रहती फिर हम ये नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे क्या पता कि बी में अगर एलिमेंट नहीं है वो ए में होगा कि नहीं होगा। बट क्योंकि ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन है, और अगर कोई एलिमेंट बी को बिलोंग ही नहीं करता तो वो ए में कैसे जा सकता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ए में नहीं है तो वो मतलब इसका मतलब वो सी माइनस ए की डेफिनेशन बन गई। तो सी माइनस बी का हर एक एलिमेंट सी माइनस ए में आ गया, तो इसलिए ये इसका सबसेट बन गया। आई होप मैं इसको अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपकी क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।